नमस्कार, मारू राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। लॉरेंस गैंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियों को काफी लंबे वक्त से थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तलाश रही थी और अब वो कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए ने अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था और अब ये बड़ी खबर है कि उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई आ रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत लेने की जानकारी मिल रही है। अनमोल की तलाश भारतीय एजेंसियां सरगर्मी से कर रही थी। काफी लंबे वक्त से उसकी तलाश हो रही थी। मुंबई पुलिस उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तलाश रही थी। अब उसे कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका नाम सामने आया था। इसके साथ साथ बाबा सिद्दीकी की हत्या के केस में भी उसका नाम सामने आया था। एनआईए ने यहां तक कि अनमोल का सुराग देने पर 10 लाख का इनाम तक घोषित किया था और अब यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में उसे पकड़ लिया गया है। वहीं पुडिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है और इस बार कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया है। कहा है कि वो अभी पाकिस्तान से कॉल कर रहा है। उसने बताया कि गोल्डी बरार ने उसे फोन करने के लिए कहा और वो बहुत जल्द पप्पू यादव को मार देंगे, नहीं तो वो भाई यानी लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले। हालांकि पप्पू यादव ने उसके जवाब में कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। दरअसल पप्पू यादव इन दोनों झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच उनको अलग अलग जगह से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है। मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता हूं। जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं। मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से और सरकार मौन हो। मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए। वहीं एक बड़े यूट्यूबर को भी लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली है। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। उनसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर लॉरेंस गैंग खबरों में है। वजह है उत्तराखंड के एक यूट्यूबर को मिली धमकी और कहा जा रहा है कि धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। देश के प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। गैंग की तरफ से जोशी को चिट्ठी भेजकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। रंगदारी न देने पर सौरभ जोशी के परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सौरभ जोशी का कहना है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। 25 साल के सौरभ जोशी हर महीने अपने YouTube चैनल से लाखों रुपए कमाते हैं। उनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नमस्ते सौरभ जोशी, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करण बिश्नोई हूँ। हमारे बॉस लॉरेंस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को 2 करोड़ रुपए नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप ये पैसा नहीं देते हैं तो आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को जान से मारने का आदेश दिया गया है। हम 5 दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद भी आपका जवाब नहीं आता है तो आपके परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है।
लॉरेंस की धमकी से पूरे के पूरे उत्तराखंड पुलिस महकमा इस समय अलर्ट हो गया है, क्योंकि लॉरेंस ने वाकई अगर ये धमकी दी है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि गैंगस्टर का उत्तराखंड में सक्रिय होना, शांतवादियों में सक्रिय होना और जो फ्रेंडली पुलिस का एक बड़ा दावा उत्तराखंड पुलिस करती है, वो अपने आप में उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाला है कि वाकई यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है या नहीं मिली है, यह पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्यों को ग्रेड 4 प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के स्कूल बंद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को ग्रेड 4 के तहत जरूरी निगरानी के लिए तत्काल टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सुनवाई को अगली तारीख से पहले उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दें। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कल भी कई जगहों पर AQI 500 तक पहुंच गया। दिल्ली के औसत AQI की बात करें तो ये भी 481 तक पहुंच गया है। एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। नोएडा में AQI 384 है, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण और ग्रेड 4 के लागू होने के चलते नोएडा, गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दोनों जिलों के डीएम ने इसके आदेश दे दिए हैं। नोएडा में डीएम ने 23 नवंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए हैं, तो वहीं गाजियाबाद के डीएम ने अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए हैं। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रेड 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रेड 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा की गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसा कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेड 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रेड 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रेड 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है।
दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है, और इस मजबूरी के चलते यानी गैस चैम्बर के चलते तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रेफ 4 आपने लागू कर दिया, ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा। इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। बात महाराज की करते हैं। दरअसल महाराज के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। देशमुख के कार पर पत्थर फेंके गए, वो घायल इसमें हुए। देशमुख कल शाम को नागपुर के पास अपनी कार से चुनावी बैठक से लौट रहे थे कि तभी उन पर पत्थर फेंके गए। अनिल देशमुख नरखेड़ गांव में एक बैठक के बाद तिनखेड़ा विष्णुर रोड से कटोल लौट रहे थे कि तभी कटोल जलाल खेड़ा रोड पर बेलफाटा के पास कुछ लोगों ने उनकी कार पर पत्थर फेंक दिए। कार के आगे की सीट पर बैठे अनिल देशमुख के सिर से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। एक वीडियो में उनके सफेद कुर्ते पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। उन्हें इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना का की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक अलग अंदाज में पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर हमला दिया। उन्होंने 2 पोस्टर इस दौरान जारी किए। कौन सेफ है और कौन फेक है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है के नारे का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां वो अपने साथ एक सेफ लेकर आए और उस सेफ से उन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी का पोस्टर निकाला
और ये कहा कि यही एक है तो सेफ है नारे की हकीकत है। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है? एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है। संबित पात्रा ने भी 2 पोस्टर दिखाए और कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस और उसकी सरकार के अलग अलग घोटालों का जिक्र किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के पोस्टर के जवाब में सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं घेरा है, बल्कि एक और पोस्टर के जरिए इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से जारी इस पोस्टर में भी एक है तो सेफ है नारे का जिक्र हुआ। पोस्टर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ गौतम अडानी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। कांग्रेस या उनके सहयोगी की सरकार के दौरान भी अडानी ग्रुप का निवेश रहा। 2009 की एक तस्वीर की भी चर्चा हो रही है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के प्लेन में बैठकर अडानी के प्रोजेक्ट देखने गुजरात के कच्छ गए थे। बीजेपी अब ये पूछ रही है कि राहुल गांधी की सेफ में अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा, गहलोत और रेवंत रेड्डी वाली तस्वीर क्यों नहीं थी? तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए। लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था, लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी। तो राहुल गांधी के आरोपों पर घमासान छिड़ गया है। सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी भी पोस्टर जारी कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं और निजी सुरक्षा कर्मियों में जबरदस्त हाथापाई हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 पर निजी सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और कुछ देर में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ श्रद्धालु, दूसरी तरफ यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं जो बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन कहासुनी की बात यहां हाथापाई तक पहुंच गई। गिरेबान तक हाथ डालते हुए दोनों एक दूसरे के नजर आ रहे हैं। इस बीच वहां पर कुछ लोग इन दोनों को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का ये वीडियो है।